गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश के क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने टेंस के टॉपिक को पढ़ा है और टेंस के टॉपिक के बारे में सिर्फ टेंस को जाना है। यूजेस के बारे में मैंने अभी नहीं बताया है। यूजेस के बारे में अभी मैं इस टॉपिक के बाद में बताऊंगा। तो अब आज का हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब जो कहते हैं। मॉडल वर्ब के बारे में जानने से पहले ये आई कहाँ से है, कौन सी वर्ब्स होती है, मॉडल वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं, चलिए मैं बताता हूँ। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, इनका होता क्या है, ये होती क्या है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो किसी अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर क्वेश्चन, नेगेटिव या टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटीज यानी संभावना, इच्छा को दर्शाने का कार्य करती हैं। उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। और प्रयोग और बनावट के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांट सकते हैं हम। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और तीसरी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं जो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हैविंग। उसके बाद डू, डज, डिड आदि हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। उसके बाद दूसरी है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल में क्या क्या आती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought टू आदि हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी होती हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं, जैसे यूज्ड टू भी पढ़ोगे आप, डेयर पढ़ोगे, नीड पढ़ोगे। इन्हें मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो हमने तीन वर्ब्स के बारे में देखा, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। चलिए अब थोड़ा सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या होती हैं ये। इनके बारे में थोड़ा सा आगे का पीछे का बताता हूँ मैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं की जाती। इनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। और दूसरा, मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनको कभी भी हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी वगैरह इनके साथ हम नहीं लगाते हैं। और न ही इनका पर्सन या और किसी चीज़ का, यानी जैसे हमारा पर्सन है कौन सा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या हमारा सिंगुलर या प्लूरल। जैसे हमारा सिंगुलर होते हैं ना, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ज्यों की त्यों आती है। अगर जैसे मैंने कैन का प्रयोग करना है, आई कैन भी कर सकता हूँ, वी कैन भी कर सकता हूँ मैं, यू कैन, दे कैन। ठीक है, वो कैन का प्रयोग कोई भी पर्सन आए, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या हमारा कोई भी सब्जेक्ट आए, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद हम करते हैं कि भी इसके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब भी यूज करते हैं ना, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम। तीसरी बात ये है, हमारा हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ought और नीड के बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने देखा कि ought टू, नीड टू आदि वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग करते हैं। और डेयर और नीड जो हमारे मॉडल्स हैं उनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं। मेन वर्ब के रूप में डेयर और नीड का प्रयोग। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। उसके बाद अभी हम मॉडल को शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिया दो, शैल और विल को। शैल और विल का क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है, हमारा जो फ्यूचर टेंस किया था उसमें शैल और विल का प्रयोग हमने सीखा था। कहाँ, अगर सब्जेक्ट आई और वी है यानी फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ हमने सीखा शैल का प्रयोग करना है। उसके बाद दूसरा, अगर सब्जेक्ट हमारा इनसे अलग है, जैसे आई और वी से अलग है, तो हम उसके साथ किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग। बट मैंने पहले भी बताया था कि भी कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें इनका प्रयोग बदल जाता है। कैसे, आई और वी के साथ विल और बाकी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। वो कंडीशंस कौन सी है,
बट आपको थोड़ा सा सेंटेंस भी समझना आना चाहिए अगर हम मॉडल को सीखते हैं। जैसे टुमारो है, टुमारो का अगर हम टुमारो देखते हैं तो ये मानते हैं कि फ्यूचर का होगा ये, और फ्यूचर का होगा तो शैल या विल का प्रयोग करना है। इसलिए थोड़ा सेंटेंस की सेंस समझनी भी हमें आनी चाहिए। चलिए वो कंडीशन देखते हैं क्या होती है। अगर कमांड का जिक्र हो, शेल का प्रयोग कर रहा हूँ बात, अगर कमांड का जिक्र हो, प्रॉमिस का जिक्र हो, धमकी दी गई हो, या दृढ़ निश्चय हो, किसी चीज़ के लिए निश्चय कर रखा हो, या कंपल्शन हो या बाध्यता हो, तो इस कंडीशन में, इन कंडीशंस में जो मैंने ऊपर बताई, कमांड यानी आदेश दे रखा हो, प्रॉमिस कर रखा हो, धमकी दे रखी हो, दृढ़ निश्चय हो, या फिर कंपल्शन बाध्यता हो, तो इनका प्रयोग चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी यू के साथ, जैसे मैंने कमांड का जिक्र किया, यू सेल, यानी पहले हम आई सेल का प्रयोग करते थे, आई और वी के साथ सेल, अभी मैंने यूज किया यू सेल सिट आउटसाइड द ऑफिस। कमांड दे रखा, आदेश, तुम्हें बाहर बैठना होगा ऑफिस के, यानी ऑफिस के, इसने आदेश दिया है इसको। प्रॉमिस, ही सेल बी अवार्डेड, यानी मैंने क्या कहा कि भाई उसको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटन, डेटरमाइंड और कंपल्सन के केस में इनका प्रयोग चेंज हो जाता है सेल और विल का। आई और वी के साथ तो विल और बाकी साथ सेल का प्रयोग करना है। उसके बाद सेल का नेक्स्ट प्रयोग है हमारा, सेल का प्रयोग हम सजेशन, सुझाव देने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे कोई भी कहीं भी सुझाव दिया गया है, कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया, शैल वी टॉक टू द हेडमास्टर, क्या हमें हेडमास्टर से बात करनी चाहिए। शैल वी टॉक टू द हेडमास्टर, यहाँ सजेशन है, सुझाव दिया गया है किसी को। शैल आई ओपन द गेट, यानी किसी से सुझाव लिया, क्या मुझे गेट खोलना चाहिए, यहाँ पे शैल का प्रयोग करना है। उसके बाद बी ओब्लाइज, कई बार आपको सेंटेंस के अंदर बी ओब्लाइज मिल जाएगा, बी ग्रेटफुल मिल जाएगा, बी फॉरेस्ट मिल जाएगा, बी कंपेल्ड मिल जाएगा, बी एबल, बी अनेबल आदि शब्दों का प्रयोग यदि सेंटेंस में होता है तो वो सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ शेल का प्रयोग करना है। फर्स्ट पर्सन कौन से, आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करना है। कई बार आपने देखा होगा कि भाई कोई हमारा जैसे एक एप्लीकेशन लिखती हैं, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आई के साथ शैल का प्रयोग, जैसे आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, मैं आपका धन्यवादी होऊंगा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक। मैंने यहाँ पे बताया आई शैल बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल यहाँ पे आया है, GRATEFUL, GRATEFUL, ग्रेटफुल। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जहाँ भी बी ओब्लाइज्ड, बी ग्रेटफुल, बी फॉरेस्ट, बी कंपेल्ड, बी एबल या बी अनेबल आदि शब्द किसी सेंटेंस में आते हैं तो वह वाक्य, उस वाक्य में आई और वी के साथ शेल और बाकी के साथ विल का प्रयोग होगा। यहाँ पे शेल का प्रयोग किया गया है, और अभी मैं आपको विल का प्रयोग कल करवाता हूँ। अभी आपने देखा कि भी मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, यानी जो मॉडल वर्ब्स होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स का एक पार्ट है, जिसमें जैसे मैं फिर बताया कि भी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स 3 तरह की बताई हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, और उसके बाद मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। उसके बाद मैंने बताया आपको कि भाई शेल और विल का प्रयोग, मैंने पहले शेल का प्रयोग बताया है। शेल का प्रयोग कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कुछ कंडीशंस दी हैं जहाँ पे शेल का प्रयोग चेंज हो जाता है। पहले हम जो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करते हैं, आई और वी के साथ शेल और बाकी के साथ विल का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ क्या करना है हमें, जो कंडीशंस है जैसे कमांड का जिक्र है, प्रॉमिस का जिक्र है, थ्रेटन का जिक्र है, डिटर्मिनेशंस या कंपल्सन, वहाँ पर इनका प्रयोग चेंज करना है। उसके बाद नंबर 2 पे हमने यूज़ किया है कि भाई शेल का प्रयोग सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी सुझाव देने के लिए शेल का प्रयोग करना है हमें, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है तो। उसके बाद हमारा बी ओब्लाइज, भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स आते हैं तो हमें शेल का प्रयोग करना है आई और वी के साथ। विल का प्रयोग हम कल सीखेंगे, और उसके बाद हमारा मॉडल का चैप्टर शुरू होता है। इसे प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है और आपकी क्लासेज में भी हर बार आता है। ठीक है, लगभग हर क्लास में मिल जाते हैं टॉपिक। ओके, थैंक यू।